नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है परिवर्तनशील द्रव्यमान के किसी निकाय की गति, या फिर इसको कहेंगे अपन रॉकेट। देखिए रॉकेट होता है वो आपका क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। रॉकेट क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर क्या आधारित क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या है कि अगर किसी निकाय से कोई, जैसे मान लो कोई भी एक निकाय आगे की ओर बढ़ रहा है तो उतना उसमें जो बैलेंस करने की सीट लगी है वो पीछे की ओर होता है। मतलब किसी भी क्रिया की तुल्य परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए आइए देखते हैं परिवर्तनशील द्रव्यमान किसी निकाय की गति या रॉकेट क्या है। ये माना m द्रव्यमान का रॉकेट v वेग से गति करता हुआ आगे बढ़ता है तो कुछ समय बाद डेल m द्रव्यमान में कमी आने के कारण रॉकेट v प्लस डेल dv वेक्टर वेग से ऊपर की ओर गति करता है। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जैसे रॉकेट ऊपर की ओर गति करेगा तो उसमें से गैस से निष्कासित होगी, तो उन गैसों से निष्कासित जो गैस उष्मा का दहन होगा वो उसके द्रव्यमान में कमी आएगी। दहन होने के बाद जो द्रव्यमान है धुआं है वो नीचे की ओर निकलेगा तो डेल एम द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ऊपर की ओर गति करता है, निष्कासित गैसें डेल एम द्रव्यमान की यू वेक्टर वेग से पीछे की ओर गति करती है तो डेल टी समय में संवेग में परिवर्तन के कारण एक बल लगने लग जाता है जो निम्न प्रकार है। वो हो जाएगा एफ बाई इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई अपॉन डेल टी। ओके, देन यहाँ पर पी एफ क्या है? पी एफ पे मेरा टी प्लस डेल टी समय पर संवेग और पी आई क्या है? टी समय पर संवेग। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से पी एफ मतलब फाइनल संवेग या टी प्लस डेल टी समय पर अगर संवेग की बात करूँ तो m माइनस डेल्टा एम, यहाँ से देखिए m माइनस डेल्टा एम इंटू वी प्लस डेल वी वेक्टर, क्योंकि संवेग का फॉर्मूला होता है एम वी वेक्टर प्लस डेल एम इंटू यू वेक्टर। आगे आ जाएगा माइनस एम वी वेक्टर, नीचे आ जाएगा टी प्लस डेल टी माइनस टी। ओके, यहाँ से इनको थोड़ा सा सोल्व करूँगा मैं तो एफ बाई आ जाएगा एफ एक्सटर्नल एम वी वेक्टर प्लस एम डेल वी वेक्टर माइनस वी डेल वी वेक्टर माइनस डेल एम डेल वी वेक्टर प्लस डेल एम इंटू यू वेक्टर माइनस एम वी वेक्टर। यहाँ से देखिए अगर मैं बात करूँ एम वी वेक्टर से एम वी वेक्टर कैंसिल आउट तो ये बच जाएगा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम डेल वी अपॉन डेल टी माइनस वी डेल एम अपॉन डेल टी माइनस डेल एम डेल वी अपॉन डेल टी प्लस यू वेक्टर डेल एम अपॉन डेल टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर मैंने बता दिया है कि पी आई और पी एफ क्रम से निकाय के समय टी व टी प्लस डेल टी पर संवेग है। यदि डेल टी टेंस टू जीरो हो तो निकाय का द्रव्यमान समय के साथ घट रहा हो। यदि डेल टी टेंस टू जीरो होता है, निकाय का द्रव्यमान समय के साथ घट रहा हो तो डेल वी अपॉन डेल टी को लिख दूंगा डी वी अपॉन डी टी, डेल एम अपॉन डेल टी को लिख दूंगा माइनस डेल एम अपॉन डेल टी, देन डेल वी वेक्टर हो जाएगा क्या? जीरो। देन एफ एक्सटर्नल हो जाएगा एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी माइनस यू डी एम अपॉन डी टी। ओके, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से एफ बाई, देखिए एफ बाई यहाँ से मैं इन दोनों टर्म को मैं क्या लिखूंगा? इन दोनों टर्म को मैं लिख सकता हूं कि जो इनको मैं दोनों को एक साथ लिखना चाहूं तो देखो यहाँ पे एम वी वेक्टर है, यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल टी है, यहाँ डेल एम अपॉन डेल टी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी वेक्टर। अगर यहाँ से एम वी वेक्टर का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो यहाँ से मेरे पास ये दोनों टर्म है वो आ जाएंगी। ओके, देन माइनस में यू डेल एम अपॉन डी एम अपॉन डी टी आपका एज इट इज ऐसे की ऐसे। तो आगे देखिए समीकरण 2 परिवर्तनशील द्रव्यमान के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम को प्रदर्शित करता है। इस समीकरण के से स्पष्ट होता है कि निकाय से अलग होने वाला या निष्कासित द्रव्यमान शून्य चाल से नहीं चलता है तो निकाय पर आरोपित बल का मान डेल डी अपॉन डी टी एम वी वेक्टर के बराबर नहीं होता है। तो समीकरण 2 से, इस समीकरण 2 की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो एम डी वी अपॉन डी टी, एम डी वी अपॉन डी टी मतलब ये जो फर्स्ट वाली टर्म है अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से और बाकी सभी को इधर भेज दूँ मैं तो मेरे पास बन जाएगा एफ बाई प्लस यू माइनस वी डी एम अपॉन डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से अगर मैं इन दोनों टर्म की बात करूँ, यहाँ से मैं इन दोनों टर्म की बात करूँ तो इन दोनों टर्म से डी एम अपॉन डी टी कॉमन ले तो ये बनता है वी माइनस यू, लेकिन ये यहाँ से उठ के इधर की ओर आएगा, तो ये हो जाएगा यू माइनस वी डी एम अपॉन डी टी, परंतु अलग होने वाले द्रव्यमान का निकाय के सापेक्ष वेग वी आर वेक्टर होता है यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर। देन एम डी वी वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्सटर्नल प्लस वी आर डी एम अपॉन डी टी। ओके, इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण 4 का अंतिम पद निकाय से अलग हुए द्रव्यमान के कारण संवेग परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है, अतः इसे अलग हुए द्रव्यमान द्वारा निकाय पर लगने वाला बल माना जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए यहाँ से नेक्स्ट है अपना रॉकेट। रॉकेट है वो रॉकेट
क्या होता है। तो देखिए रॉकेट की डिजाइन कुछ इस प्रकार से होती है, उसमें एक पाइप तो लगी होती है ऑक्सीकारक पदार्थ की, दूसरी पाइप लगी होती है ईंधन की। जब ये ऑक्सीकारक पदार्थ और ईंधन इस दहन कोष्ठ में आकर जलते हैं, दहन कोष्ठ में आकर जलते हैं, तो देखो इस दहन कोष्ठ में बहुत मतलब दबाव बन जाता है, गैसों का दबाव बन जाता है। गैसों का दबाव बनने के कारण से ईंधन में जो गैस बनी, ईंधन से जो गैस बनी है वो पीछे की ओर निकलती है, पीछे की ओर निकलती है तो रॉकेट है वो आगे की ओर गति करता है, रॉकेट है वो आगे की ओर गति करता है, अर्थात वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। आगे देखिए यहाँ से ये मैंने दर्शा रखा है कि ये कोई रॉकेट है, वो ये वाला ही रॉकेट है, ये रॉकेट है वो ये वाला रॉकेट है। इसके आगे बढ़ने की दर तो होती है ऊपर की ओर जाने की तो v वेक्टर, और ये जो गैसें निकल रही है उनका वेग है u वेक्टर। ओके, तो आइए देखते हैं इनको। तो देखिए रॉकेट की उड़ान न्यूटन की गति के तृतीय नियम तथा संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। रॉकेट में एक दहन कोष्ठ होता है जिसमें ठोस या द्रव के रूप में ईंधन भरा हुआ होता है। रॉकेट में दहन कोष्ठ होता है जिसमें ठोस या द्रव के रूप में ईंधन भरा होता है। इसमें दहन कोष्ठ नली के द्वारा एक दूसरे कोष्ठ से संबंधित होता है। रॉकेट दहन कोष्ठ में जब ईंधन तथा ऑक्सीकारक पदार्थ मिलकर जलना प्रारंभ करते हैं तो इसके कारण उत्पन्न ऊष्मा से दहन कोष्ठ में दाब बहुत अधिक हो जाता है, जिससे कोष्ठ में गर्म गैसें जेट के रूप में तीव्र वेग से बाहर निकलती है। यहाँ से जो गैसेज हैं वो जेट के रूप में तीव्र वेग से बाहर निकलती हैं, जिससे कोष्ठ में गर्म गैसें जेट के तीव्र वेग से बाहर निकलती है। जेट के रूप में तीव्र गैस से निकलने वाली गर्म गैसों के कारण रॉकेट पर प्रतिक्रियात्मक बल लगता है। इससे रॉकेट त्वरित गति से आगे की ओर बढ़ता है। बाह्य बलों की अनुपस्थिति में रॉकेट मतलब निकाय रॉकेट प्लस गैस का निकाय कुल संवेग नियत रहता है, इसलिए गैस जितने संवेग से पीछे की ओर निकलती है रॉकेट उतने ही संवेग से आगे की ओर बढ़ता है। आगे देखिए रॉकेट का सिद्धांत। रॉकेट के अगर सिद्धांत की बात करूँ तो माना किसी समय t पर रॉकेट ईंधन सहित इसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है। किसी सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा t में रॉकेट से जेट के रूप में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान dm वेक्टर है तथा प्रयोगशाला तंत्र में पीछे की ओर निकलती हुई गैस का वेग u वेक्टर है। इस गैस के जेट के रूप में बाहर निकलने के कारण रॉकेट पर प्रतिक्रियात्मक बल लगता है, जिससे रॉकेट की गति आगे की दिशा में होती है। और ये लो जी, यहाँ से प्रतिक्रियात्मक बल आ गया एम ए मतलब एम डी वी वेक्टर अपॉन डी टी प्लस इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल प्लस वी आर डी एम अपॉन डी टी। ये मैं पहले यहाँ पर इस समीकरण 4 में ये समीकरण निकाल चुका हूँ। जहाँ एफ एक्सटर्नल क्या है, रॉकेट पर गुरुत्वीय बल तथा वायु प्रतिरोध के कारण लगने वाला बल है। वी आर डी एम अपॉन डी टी क्या है, रॉकेट से जेट के रूप में बाहर निकलने वाली जेट के कारण रॉकेट पर लगने वाला प्रतिक्रियात्मक बल है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए यहाँ से यदि गुरुत्वीय बल में परिवर्तन तथा वायु प्रतिरोध नगण्य हो तो एफ एक्सटर्नल को लिख देंगे अपन एम जे। इक्वेशन नंबर 2, रॉकेट वी वेग से ऊपर की ओर गति करता है परंतु वी आर तथा जी नीचे की ओर कार्य करते थे। समीकरण 1 व 2 से, इस वाले समीकरण से और इस वाले समीकरण से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए एम डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस में एम जी माइनस वी आर डी एम अपॉन डी टी। देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मैं देखूँ यहाँ से कि इस m को मैं इधर भेज दूँ तो एक m से एक m तो यहाँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा और वी आर डी एम अपॉन एम नीचे आ जाएगा। देन यहाँ से ये डी टी है, इसको मैं भेज देता हूँ इधर की ओर, तो डी वी इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस के जी डी टी माइनस वी आर डी एम अपॉन एम। यहाँ से इसका मैं समाकलन कर दूँ तो समाकलन करने पर आ जाएगा मेरे पास v बराबर माइनस के जी टी माइनस वी आर लॉग एम प्लस सी, जहाँ सी क्या है इंटीग्रल कांस्टेंट या समाकलन नियतांक जिसको बोलते हैं। तो देखो t बराबर 0 पर, t बराबर 0 मतलब पहले कोई भी टाइम नहीं लग रहा है। उस टाइम कौन से टाइम पे नहीं लगेगा, जब कोई रॉकेट मतलब गैसों का दहन करना प्रारंभ करेगा ही नहीं। उस टाइम v बराबर v नोट और m बराबर हो जाएगा m नोट। देन v नोट इज इक्वल टू, ये वैल्यू इस वाले समीकरण 4 में उठा के रख दूँ तो v नोट इज इक्वल टू आ जाएगा 0 माइनस वी आर लॉग एम नोट प्लस सी। तो c बराबर हो जाएगा v नोट प्लस वी आर लॉग एम नोट। यह समीकरण 4 में मान रखने पर ये समीकरण 5 की वैल्यू उठा करके यहाँ इस 4 में c की जगह रख दूँ तो v बराबर आ जाएगा माइनस के जी टी माइनस वी आर लॉग एम प्लस वी नोट प्लस वी आर लॉग एम नोट। देन v बराबर हो जाएगा वी नोट माइनस जी टी प्लस वी आर लॉग एम नोट अपॉन एम। यदि गुरुत्वीय बल के प्रभाव को नगण्य मान ले, यदि गुरुत्वीय बल के प्रभाव को मैं नगण्य मान लूँ, मतलब यहाँ से कोई गुरुत्वीय बल नहीं लग रहा है, तो गुरुत्वीय बल नहीं लग रहा है तो मतलब जो g है वो अपना क्या बन जाएगा 0। तो v बराबर हो जाएगा वी नोट प्लस वी आर लॉग एम नोट अपॉन एम। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 7।
अब देखो, यदि रॉकेट का प्रारंभिक वेग v नॉट बराबर 0 हो तो v बराबर हो जाएगा यहाँ से vr log m नॉट अपॉन m। ओके, आगे नेक्स्ट है बहुचरणीय रॉकेट। बहुचरणीय रॉकेट, देखो बहुचरणीय, वैसे इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि रॉकेट है वो बहुत से चरणों में होगी। बहुचरणीय रॉकेट होने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई भी यान अगर ऊपर की ओर जाता है तो एक रॉकेट के द्वारा अपन उसको आगे की ओर नहीं भेज सकते, तो उस वहाँ पर इसका वेग ज़्यादा बढ़ाने के लिए, या फिर मैं यूँ कहूँ कि रॉकेट को ज़्यादा दूरी तक चलाने के लिए रॉकेट की बहुचरणीय प्रणाली काम में ली जाती है। बहुचरणीय प्रणाली काम में कैसे ली जाएगी, जैसे रॉकेट में नीचे की ओर लगे होते हैं दहन कोष्ठ, या मैं कहूँ कि जेट इंजन, तो जेट इंजन से जो ईंधन होता है वो उसमें ज़्यादा लगा दो, मतलब जो इंजन है वो 3-4 उसके अंदर फिट कर दूँ मैं, तो ऐसी रॉकेट की प्रणाली क्या हो जाएगी, बहुचरणीय प्रणाली। तो देखिए, एकल चरणीय रॉकेट के द्वारा संपूर्ण ईंधन के जलने के लिए निश्चित सीमा तक ही अधिकतम वेग प्राप्त करना संभव होता है। इससे अधिक वेग प्राप्त करने के लिए रॉकेट को 4 चरणीय प्रक्रमों से गुजारते हैं तो रॉकेट का अंतिम वेग प्रथम चरण से अधिक प्राप्त होता है। परंतु रासायनिक ईंधनों के साथ रॉकेट का निर्वात वेग VR बराबर 2.5 किलोमीटर पर सेकंड से अधिक प्राप्त नहीं किया जा सकता, तथा अनुपात m नॉट अपॉन m का मान 4 से अधिक प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में रॉकेट के द्वारा प्राप्त अंतिम वेग v इज इक्वल टू VR log m नॉट अपॉन m, चूंकि VR की वैल्यू कितनी है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड, m नॉट अपॉन m का मान कितना है 4, v अंतिम है 2.5 log 4 हो जाएगा। यहाँ से a वाली वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे 8 में, तो v अंतिम बन जाएगा 2.5 log 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास v अंतिम 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ईंधन के दहन में होने वाले एकल चरणीय रॉकेट में अंतिम वेग 3.5 किलोमीटर पर सेकंड प्राप्त होता है, जो पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड था, कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड की तुलना में कम होता है। इस तरह रॉकेट की बहुचरणीय प्रणाली काम में ली जाती है। मतलब रॉकेट की जो एकल चरणीय प्रणाली होती है उसके अंदर जो अधिकतम वेग अपन ले सकते हैं, अधिकतम वेग वो कितना होता है 3.5 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन ये तो पलायन वेग से भी कम है। ये पलायन वेग से कम होगा तो यहाँ पर रॉकेट है वो ऊपर की ओर जाएगा ही नहीं, क्योंकि पलायन वेग है वो गुरुत्वाकर्षण को बल को पार करके जाने वाला वेग है, मतलब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। लेकिन ये तो 3.5 किलोमीटर ही आ रहा है, ये तो पलायन वेग से बहुत कम हो गया। तो इस वेग को बढ़ाने के लिए रॉकेट की बहुचरणीय प्रणाली काम में ली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।